हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हमने इससे पहले वाले लेक्चर में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ऐसा पढ़ लिया था। अभी रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड बेटा अगली चीज पढ़ते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ मॉडरेट स्पीड। देखते हैं बेटा एक बार। तो नाम लिखा मैंने बच्चों वेरी फास्ट रिएक्शन। नाम है ना बहुत फास्ट, ऐसे रिएक्शंस जो कुछ सेकंड्स के अंदर कंप्लीट हो जाएं उनको बोलते हैं बेटा वेरी फास्ट रिएक्शन। जैसे ओपनिंग ऑफ एयर बैग, गाड़ी के अंदर जैसे एक्सीडेंट होता है सेकंड के कुछ हिस्सों में बेटा क्या होता है, एयर बैग खुल जाता है, बहुत फास्ट रिएक्शन है। तो यहाँ बेटा इस तरह के रिएक्शंस में कंसंट्रेशन का चेंज इतना फास्ट होता है, इसलिए हम ऐसे रिएक्शंस के रेट को मेजर नहीं कर पाते, हमारे लिए सिग्निफिकेंस नहीं होता है बहुत ज्यादा। लिखते हैं इस बात को, रिएक्शन विच टेक्स प्लेस within seconds is called, क्या बोलते हैं बेटा इनको, वेरी फास्ट रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल बताया मैंने, ओपनिंग ऑफ एयर बैग, क्या बोला मैंने, दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस हैज वेरी हाई, या दिस टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस क्विकली, ऐसे बोल देंगे ना, टेक्स प्लेस क्विकली, इसलिए सो वी कैन नॉट मेजर देयर रेट, हम इनको रेट को मेजर नहीं कर पाते। ऐसे बेटा एक आता है वेरी स्लो रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शंस जिनको होने में बहुत लंबा टाइम लगता है, यानी कई महीने साल तक भी लग सकता है, उनको बोलते हैं बेटा वेरी स्लो रिएक्शन। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, इनके रेट को भी बेटा हम ठीक से मेजर नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन का चेंज इतना स्लो होता है कि जो ऑब्जर्व ही नहीं होता। कंसंट्रेशन का रेट इतना स्लो होता है कि वो ऑब्जर्व ही नहीं हो पाता। तो दूसरे टाइप की रिएक्शन बताई मैंने बेटा, वेरी स्लो रिएक्शन, रिएक्शन विच टेक्स लॉन्ग टाइम, लंबा टाइम लगता है जिसको, किसके लिए बच्चों, फॉर कंप्लीशन। लंबा टाइम कितना बेटा, कुछ महीने। जैसे एक एग्जांपल बताया मैंने बच्चों, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या बताया इसमें बेटा, दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस या दिस टाइप ऑफ रिएक्शन हैज वेरी स्लो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, इसलिए सो इसका रेट बेटा मेजर नहीं हो पाता। सो इट्स रेट डज नॉट मेजर, इसलिए इसका रेट बच्चों मेजर नहीं हो पाता, इतना स्लो कंसंट्रेशन का चेंज है। तीसरा बेटा है, ऐसा लिख दो सीधा, रिएक्शन ऑफ मॉडरेट स्पीड, यानी ऐसी रिएक्शन जो एक लिमिटेड टाइम में कंप्लीट हो जाती है बेटा, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 30 मिनट में, 20 मिनट में, जो एक लिमिटेड टाइम में कंप्लीट हो जाए उनको बोलते हैं रिएक्शंस ऑफ मॉडरेट रेट, ठीक है, या मॉडरेट स्पीड, ये बोल सकते हैं बेटा, रेट या स्पीड। जैसे बेटा मिल्क का कर्ड में चेंज होना 5-6 घंटे लगेंगे, तो यहाँ अपने को कंसंट्रेशन चेंज बेटा एक लिमिटेड टाइम में देखना है, वो हम देख सकते हैं, दिखता भी है, इसलिए ऐसी रेट ऑफ रिएक्शंस को मेजर कर पाते हैं और हम बेटा इन्हीं को ज्यादातर पढ़ते हैं। बात समझ आई? ये एक लिमिटेड टाइम में कंप्लीट होते हैं, कंसंट्रेशन का चेंज ठीक से ऑब्जर्व कर पाते हैं, इसलिए इस तरह के रिएक्शंस के रेट को हम बता सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। लिखते हैं इस बात को बेटा, दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कंप्लीटेड in a limited time
इसका एक एग्जांपल बताया मैंने बेटा, क्या? कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। देखो क्या बोलेंगे बेटा, इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर टाइम क्या बेटा, एक लिमिटेड है या फिक्स है, इसलिए कंसेंट्रेशन का चेंज क्या हो सकता है, ऑब्जर्व हो सकता है, होता है। कंसेंट्रेशन चेंज इज ऑब्जर्व एंड क्या बोल देंगे बच्चों, रेट इज मेजर्ड। और इनका रेट क्या हो सकता है बेटा, मेजर्ड हो सकता है। तो ऐसे बेटा मैंने 3 रिएक्शंस और बताई रेट से रिलेटेड। अब बेटा रेट से रिलेटेड थोड़ा आगे बढ़ेंगे और इसमें लॉ पढ़ेंगे बेटा 2, लॉ ऑफ मास एक्शन, या एक लॉ हो गया बेटा, दूसरा लॉ पढ़ेंगे रेट लॉ या डिफरेंशियल रेट लॉ। इसको एक बार देखते हैं। तो बच्चों लिखते हैं डेफिनेशन। क्या बोला इसने, रेट ऑफ reaction is directly proportional to प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑल दी रिएक्टेंट्स, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो, एंड प्रोडक्ट मतलब समझ गए ना बेटा, 2 रिएक्टेंट है, दोनों के मोलर कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करना, 3 है, तीनों के मोलर कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करना, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं सबके मोलर कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करना। एंड देयर पावर, किसकी पावर बेटा, रिएक्टेंट्स की पावर, ये इज रेज कहां तक बढ़ानी है, इक्वल टू, किसके इक्वल बेटा, कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन के क्या है, कोफिशिएंट्स है। ऐसा बेटा आपका क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन। बेटा आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या बेटा, अगला लॉ रेट लॉ, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। क्या नाम लिखा बेटा मैंने पहला, रेट लॉ, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, या एक और नाम बोल सकते हैं बेटा रेट इक्वेशन। मतलब ये रेट लॉ हो गया बेटा, इसी से बना हुआ क्या हो गया, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, और या फिर बेटा इसी से पढ़ा हुआ बना हुआ हमने क्या बोल दिया है, रेट इक्वेशन। ऊपर वाले रिएक्शन को लिख करके बेटा इस लॉ को भी समझते हैं। जैसे मैंने लिखा a + a b + b स्मॉल b गिव्स प्रोडक्ट। तो आधी बात बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन जैसी है, आधी में बदल है। इसने क्या बोला, रेट लॉ ने, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स। सेम है बेटा यहां तक। एंड देयर पावर इज रेज्ड अप टू दैट वैल्यू ऑन विच एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड। पावर को वहां तक बढ़ाना है जिस वैल्यू पे एक्चुअल में रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। यानी बेटा ये जो पावर है ना, अगर इस रिएक्शन के कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है तो पावर ये कोफिशिएंट हो सकता है। अगर इस पे डिपेंड नहीं करता, किसी और फैक्टर पे डिपेंड करता, मान लो बेटा ये 1 पे नहीं 2 पे डिपेंड करता है, तो पावर 2 लिखेंगे। किसी पे नहीं डिपेंड करता, पावर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। यानी बेटा पावर वो वैल्यू है जिसको हम बाय एक्सपेरिमेंट बताते हैं कि इस वैल्यू पे रिएक्शन का रेट एक्चुअल में डिपेंड करता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, पावर वो वैल्यू है जो ये बताता है कि एक्चुअल में रिएक्शन का रेट इस फैक्टर पे डिपेंड करता है। वो रिएक्शन का कोफिशिएंट भी हो सकता है और उससे अलग भी हो सकता है। ऐसा बेटा रेट लॉ है। आया समझ? लिखते हैं इसको। क्या बोलता है ये, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स। और अगली बात है बेटा जोड़ी हुई जो, एंड देयर पावर, ये एक्स्ट्रा बात है बेटा इसमें, इज
इक्वल टू दैट कोफिशिएंट, उस कोफिशिएंट के इक्वल है। जिसके ऊपर ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन, जिसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है बेटा, एक्चुअली डिपेंड करता है। ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड, बाय एक्सपेरिमेंट बताते हैं बेटा। ये कोफिशिएंट हो सकता है, कोफिशिएंट से अलग हो सकता है। तो मैथमेटिकल वे में इसको लिखते हैं तो हो जाएगा बेटा इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर कोफिशिएंट मान लिया अल्फा और बी की पावर कोफिशिएंट मान लिया बेटा बीटा। अल्फा जो हमने रिएक्शन का कोफिशिएंट लिखा था बेटा ए के इक्वल हो भी सकता है और बेटा ए से उसकी वैल्यू अलग भी हो सकती है। समझ गया? एक्चुअल में रिएक्शन का जो कोफिशिएंट है वो भी हो सकता है, उससे अलग भी हो सकता है। बीटा बच्चों बी के इक्वल भी हो सकता है और बीटा बेटा बी से अलग भी हो सकता है। बात समझ आई? ये इसमें ध्यान करने की बात। बाय एक्सपेरिमेंट जिस फैक्टर पर रेट डिपेंड करेगा उसको ऊपर लिखते हैं। थोड़ा और सॉल्व करते हैं बेटा रिएक्शन को, इक्वेशन को। तो बोल देंगे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के ए की पावर अल्फा और बच्चों बी की पावर बीटा। K is the constant of proportionality and it is called rate equation का rate constant। क्या बोला बेटा मैंने? K is the constant of proportionality and it is called rate constant। इस बात को लिखते हैं तो बच्चों K is constant of proportionality and it is called rate constant। इसको डिफाइन करना हो बेटा तो कैसे डिफाइन करोगे? देखो मान लिया बच्चों यहां से इस रिएक्शन में रिएक्टेंट ए की कंसेंट्रेशन 1 है, यूनिटी, रिएक्टेंट बी की कंसेंट्रेशन भी 1 है और यूनिटी है। तब क्या बोल सकते हैं? ये दोनों 1 और 1 है तो क्या बोलेंगे बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के। तो देन रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा? के। तो यहां से डिफाइन कर देंगे बेटा क्या? रेट कांस्टेंट के इज डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज टेकन एज 1 और यूनिटी। Rate constant is defined as that rate of reaction when the molar concentration of each reactant is taken as 1 और unity। तो यहाँ बेटा rate constant की definition लिखते हैं। क्या हो जाएगी definition? Rate constant may be defined as rate of reaction when molar concentration of each reactant, जब हर एक रिएक्टेंट के लिए is taken as 1 या बेटा यूनिटी। आई बात समझ यहां तक? अब बच्चों अगली बात रेट कांस्टेंट की कि रेट कांस्टेंट के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, उनको एक बार बेटा देखते हैं, पढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ के, तो जो डेफिनेशन लिखी थी ना बेटा के की, वो बात वहां आप लिखना है। मेरी बात समझ आई? मैंने सिग्निफिकेंस ऑफ के में के की डेफिनेशन लिखनी है। अब स्टार्ट करेंगे बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के। के रेट कांस्टेंट। तो पहली बात आपने लिखा ना बेटा रेट कांस्टेंट इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसा था ना फॉर्मूला में भी ना, रेट कांस्टेंट इक्वल टू के, जब कंसेंट्रेशन यूनिटी थी। तो क्या बोलेंगे बेटा? रेट कांस्टेंट पहली बात टेल्स अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। किसके बारे में बताता है बेटा ये? रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। हायर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, हायर द वैल्यू ऑफ, क्या बोला मैंने? रेट कांस्टेंट
फास्टर विल बी रिएक्शन। अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो रिएक्शन क्या होगी बेटा, फास्टर विल बी, रिएक्शन क्या होगी आपकी, फास्ट होगी, उसका रेट क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। समझ आया, क्योंकि लिखा ना रेट कांस्टेंट इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन जब कंसंट्रेशन यूनिटी है। दूसरी बात बेटा, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर इसका प्रूफ है बेटा, आगे बताएंगे, एंड कैटलिस्ट, दोनों चीजों का प्रूफ है। अभी सिर्फ लिख लो, इस यूनिट के अगले हिस्से में आगे बेटा मैं दोनों चीजें प्रूफ करके बताऊंगा। और तीसरी बात बच्चों, रेट कांस्टेंट की यूनिट डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नई चीज है बेटा, अगला टॉपिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही पढ़ना है, तो वहां देखेंगे बेटा रेट कांस्टेंट की यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे कैसे डिपेंड करते हैं, उसको फाइंड भी करेंगे। तो क्या बोला मैंने, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक बच्चों, ऐसे तीन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब बच्चों आप पढ़ रहे हो पहले दिन से रेट ऑफ रिएक्शन, और आज पढ़ा बेटा उससे मिलता जुलता नाम रेट कांस्टेंट, दोनों में क्या डिफरेंस है, स्टार्ट करते हैं एक बार। तो किस किस का डिफरेंस बोला बेटा मैंने, रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरी चीज क्या लिखी बेटा यहां पे मैंने, रेट कांस्टेंट, जो अभी आप पढ़ रहे हैं कंटिन्यू। तो पहला डिफरेंस बच्चों कभी भी लिखना है तो जो भी टर्म्स हैं उनकी डेफिनेशन से पहला डिफरेंस बच्चों स्टार्ट करना है। तो आप सब जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या है बेटा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम। और रेट कांस्टेंट क्या है लिखा आपने, इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी। पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है बेटा, इट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम। इसकी डेफिनेशन बेटा पहले डिफरेंस में, इट इज, रेट कांस्टेंट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ each reactant is taken as unity और 1। दूसरा डिफरेंस भी बेटा ताजा ताजा है, आपने पढ़ा अभी रेट कांस्टेंट की यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है, और रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है, मोलर कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर बाय में टाइम पर सेकंड, रेट ऑफ रिएक्शन बाय टाइम, चेंज विद टाइम, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो बोल देंगे बेटा इट्स यूनिट इज मोल पर लीटर पर सेकंड, और इसके लिए क्या बोल देंगे, इट्स यूनिट डिपेंड्स अपॉन क्या बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन कंसंट्रेशन के साथ चेंज होता है भाई, चेंज इन कंसंट्रेशन तो रेट है, और बेटा रेट कांस्टेंट जब तक टेम्परेचर है तब तक क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कंसंट्रेशन से ये बदलता नहीं है, ये बदलता है कंसंट्रेशन से, ये नहीं बदलेगा। तो तीसरी बार लिख देंगे बेटा इट चेंजेज विद कंसंट्रेशन, और ये क्या होगा बेटा, टेम्परेचर जब तक कांस्टेंट है कांस्टेंट रहेगा भले कंसंट्रेशन चेंज हो। इट रिमेन्स कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर। तो ये बच्चों कुछ डिफरेंस है रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, रेट कांस्टेंट की यूनिट देखने के लिए देखकर बोला ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है उसको स्टडी। एक बार बेटा रेट लाइक इक्वेशन को लिखता हूं मैं दोबारा से। रेट लाइक इक्वेशन ने बोला था ना ऐसे ऐसे, जो एग्जांपल था, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के ए की पावर अल्फा
बी की पावर बीटा, लिखा था ना। अब यहीं से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पढ़ेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है बेटा? इट इज सम ऑफ कंसंट्रेशन पावर, यानी सम ऑफ अल्फा बीटा, इट इज सम ऑफ कंसंट्रेशन पावर्स इन रेटला इक्वेशन, रेटला इक्वेशन के अंदर ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड। रेटला इक्वेशन में बेटा जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पावर्स है, जैसे अल्फा और बीटा, इन पावर्स का सम है जिसके ऊपर एक्चुअल में रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। पावर्स का जो सम आएगा उस वैल्यू को ही क्या बोलते हैं बेटा? हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आई बात समझ? अगर सम बेटा 0 आया तो ऑर्डर 0, यानी किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करेगा। 1 आया तो ऑर्डर फर्स्ट, यानी एक रिएक्टेंट की एक कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड करता है। सम 2 आया तो बेटा रिएक्टेंट की 2 कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड करता है। सम 3 आया तो रिएक्टेंट की, अगर सम 3 आया तो बच्चों रिएक्टेंट की 3 कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड करेगा। 4 आया तो 4 कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड करेगा। फ्रैक्शन में आया सम तो फ्रैक्शन कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड करेगा। ठीक है, यानी कुल मिला के कंसंट्रेशन पावर का ये सम है। लिखते हैं बेटा डेफिनेशन क्या ये? इट इज सम ऑफ कंसंट्रेशन पावर इन रेट लॉ इक्वेशन ऑन विच, जिसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का रेट क्या करता है बच्चों? एक्चुअली डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे लिखा मैंने बेटा अल्फा प्लस बीटा, सम आ गया 0 तो किसी कंसंट्रेशन पावर पे रेट डिपेंड नहीं करेगा, ये हो जाएगा बेटा 0 ऑर्डर रिएक्शन। इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हुई बच्चों और इससे HCl बना, और इसका रेट बेटा ना तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है ना Cl की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, लाइट पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए क्या बेटा ये एक 0 ऑर्डर की रिएक्शन है। ऐसे बेटा अल्फा प्लस बीटा 1 आ जाए, यानी कंसंट्रेशन पावर का सम 1 आ जाए तो ऑर्डर बेटा क्या होगा आपका? फर्स्ट ऑर्डर। एग्जांपल है बेटा देखो जैसे 2N2O टूट करके बनाया N2 प्लस O2, तो यहां अगर रेट ला इक्वेशन में देखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K, N2O की पावर 1, यानी N2O की एक कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, एक पावर पे डिपेंड करेगा। लिखने में 2 है बेटा, लेकिन एक्चुअल में बाय एक्सपेरिमेंट एक पर डिपेंड करेगा, इसलिए ऑर्डर 1 आएगा। दूसरा एग्जांपल है बेटा N2O5 डिसोसिएट हुआ, क्या बना है? NO2 प्लस O2। यहां भी रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट ला, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K, N2O5 की 1 पावर पे डिपेंड करेगा बाय एक्सपेरिमेंट, इसलिए ऑर्डर 1 होगा बेटा, कोफिशिएंट नहीं, एक पावर पे, एक वैल्यू पे, एक कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, इसलिए ऑर्डर उसका 1। तीसरा एग्जांपल बेटा H2O2 टूटा, वाटर बना और हाफ O2 बना, इसका रेट H2O2 की जो कोफिशिएंट भी 1 है और एक्चुअल में भी 1 पर डिपेंड करता है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 होगा। मैंने कहा था ना इस कोफिशिएंट के इक्वल भी हो सकता है और इससे बेटा अलग भी हो सकता है। ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। ऐसे बेटा अल्फा प्लस बीटा 2O, यानी 2 कंसंट्रेशन पावर पे डिपेंड करे तो ऑर्डर होगा सेकंड। देखो बेटा जैसे H2 प्लस I2, तो रेट किस पे डिपेंड करेगा बेटा? हाइड्रोजन की एक कंसंट्रेशन पे, आयोडीन की एक कंसंट्रेशन पे जोड़ेंगे दोनों को तो ऑर्डर आ जाएगा 2। दूसरा एग्जांपल है बेटा 2NO2 प्लस F2, 2NO2F, रेट डिपेंड करेगा बेटा देखो NO2 की एक कंसंट्रेशन पे, F2 की एक कंसंट्रेशन पे, दोनों का सम 2 आएगा। लिखा हुआ 2 कोफिशिएंट, लेकिन एक्चुअल में 1 पे डिपेंड करेगा, इसका 1 और इसका 1, तो ऑर्डर क्या आ गया बेटा? इसका सेकंड। ऐसे बेटा अल्फा प्लस बीटा 3O, कंसंट्रेशन पावर का सम 3 आया तो ऑर्डर थर्ड होगा बेटा। 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2 रेट। NO की 2 कंसंट्रेशन जो कोफिशिएंट के बराबर है, ऑक्सीजन की एक कंसंट्रेशन जो भी कोफिशिएंट के बराबर है बेटा, उस पर रेट डिपेंड करता है, इसका 2 इसका 1, इसलिए ऑर्डर आपका थर्ड। फ्रैक्शन ऑर्डर मान लो बेटा 1.5, 2.5, 2.3 ऐसा सम आ गया। देखते हैं बेटा जैसे ही देखो H2 प्लस Br2, तो रेट डिपेंड करेगा बेटा हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 1 और ब्रोमीन की कंसंट्रेशन हाफ, तो क्या आएगा बेटा 1.5 आएगा, फ्रैक्शनल ऑर्डर है। फिर बेटा फोर्थ ऑर्डर की रिएक्शन है, ये रेयर होती हैं, इनका रेट रेयरली स्टडी किया जाता है। एक एग्जांपल है पोटेशियम क्लोरेट, KClO3 डिसोसिएट हुआ, KClO4 प्लस KCl बना, यहाँ पे रेट KClO3 की 4 कंसंट्रेशन पे बिल्कुल कोफिशिएंट के बराबर है,
इसलिए बेटा ये फोर्थ ऑर्डर की रिएक्शन है। ऐसे बेटा ऑर्डर को देखा जाता है। थोड़ा एग्जांपल्स आपने याद करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, रेट कांस्टेंट के की यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से कैसे बता सकते हो, उस मुद्दे पे आते हैं। यूनिट ऑफ के, तो एक बार इक्वेशन को याद करेंगे बेटा फिर से। रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इक्वल टू के ए की पावर अल्फा, कहोगे साहब इक्वेशन के पीछे पड़ गए हो, इससे समझ आ रहा है बेटा इसलिए लिख रहा हूं ये, बी की पावर बीटा। इसको बदल करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या बच्चों, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम इक्वल टू के। ये बेटा ए और बी की कंसंट्रेशन है, एक तरह से इकट्ठा कर दो बेटा, और कंसंट्रेशन बेस सेम है तो पावर का सम आ जाएगा। मान लो बेटा अल्फा बीटा का सम n आ गया, ये जो n आएगा बच्चों यही क्या बताएगा आपको, ऑर्डर बताएगा। ठीक है, अभी पढ़ा आपने। के फाइंड करना बेटा, यहां से तो क्या लिख सकते हो, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम है बच्चों इधर, ये क्या आएगा कंसंट्रेशन, इधर आके नीचे आ जाएगा, कंसंट्रेशन की पावर n ऑर्डर है। यहां से बेटा इसको इकट्ठा कर लो तो क्या आ जाएगा ऊपर, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n अपॉन में टाइम। यूनिट की बात करेंगे बेटा तो कंसंट्रेशन मोलर है तो मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n अपॉन में टाइम के लिए बेटा सेकंड। तो ऐसे बेटा हम एक के की यूनिट फाइंड करने का एक बेसिक सी बात आ गई। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं पूरी बात। मैंने रेट लॉ को लिखा है यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए जो हम शुरू से चला रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम, के ए और बी की कंसंट्रेशन को रख दिया बेटा यहाँ उठा करके। ठीक है, फिर क्या किया, अल्फा बीटा का सम n मान लिया, जो n आएगा ऑर्डर आएगा बेटा। कंसंट्रेशन को एक साइड कर लिया, ऊपर ले गए बेटा तो कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n अपॉन में टाइम। कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर, पावर 1 माइनस n, टाइम की यूनिट सेकंड। एंड पुट करते जाएंगे बेटा, यहां से के की यूनिट आती जाएगी। स्टार्ट करके बताता हूं मैं। अगर बेटा मान लो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, अभी आपने पढ़ा, तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए बच्चों n क्या होगा, जीरो होगा, तो यहां से k की यूनिट क्या आ जाएगी बेटा, यही दिमाग लगा दो। देखो ये जीरो रख दोगे, n की वैल्यू जीरो, तो क्या बचेगा बेटा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, 1 माइनस जीरो जीरो हो जाएगा, तो k की यूनिट आ गई बेटा मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर बच्चों आपके पास कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, n की वैल्यू बच्चों क्या रखोगे 1, तो देखते हैं बेटा k की यूनिट क्या आएगी। यहां ध्यान से समझना आपने, इस डब्बे को देखो ध्यान से, इस डब्बे को आपने ध्यान से देखना बेटा, इस वाले को। n 1 रख दोगे, 1 माइनस 1 जीरो, 1 में, हाँ ठीक है, क्या आएगा बेटा 1 माइनस 1 जीरो, इसके पूरे की पावर जीरो आ गई, जिसकी पावर जीरो आ गई बेटा 1 होगा, ये 1 हो जाएगा, सिर्फ क्या बच गया सेकंड, तो पर सेकंड के की यूनिट क्या आ जाएगी यहां से बेटा पर सेकंड। समझ आया, ऑर्डर के लिए 1 रखोगे, 1 माइनस 1 जीरो, जिसके पावर जीरो 1 आ जाएगा सिर्फ पर सेकंड। ऐसा ऐसे बेटा मान लो आपके पास क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ऐसे ही बच्चों आपके पास क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो n क्या आएगा 2, के की यूनिट क्या आ जाएगी बच्चों, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 1 आने का मतलब क्या है, पर मोल हो गया, लीटर हो गया, पर सेकंड। ऐसे बच्चों हम किसी भी ऑर्डर के लिए यूनिट को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा बेटा इस पे से कई बार यूनिट निकालने का क्वेश्चन बन सकता है, या आसान से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन है बच्चों, इफ वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर गिवन रिएक्शन, ए से बी बन रहा है, इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट कितना है बेटा 10 सेकेंड इनवर्स। आपने फाइंड करना है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कोई रिएक्शन है बेटा, वहां ए से बी बन रहा है, उसका रेट कांस्टेंट आपको गिवन है 10 सेकेंड इनवर्स, तो रिएक्शन का ऑर्डर बताना है। तो आपने कुछ नहीं सोचना बेटा, जहां इस तरह का डाटा हो ना, सीधा रेट कांस्टेंट की आपने यूनिट को देखना है। इस तरह का डाटा हो जहां समझ नहीं आ रहा कैसे कैलकुलेशन करनी है, तो आपने रेट कांस्टेंट की यूनिट देखनी है।
रेट कांस्टेंट की यूनिट है बच्चों पर सेकंड, तो पर सेकंड रेट कांस्टेंट की किसके लिए यूनिट होती है? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। रेट कांस्टेंट की यूनिट पर सेकंड है वो किसके लिए होगी बेटा? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहां से? कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। एक क्वेश्चन और है बेटा, ए प्लस बी से ऐसा क्या बना बेटा? कोई प्रोडक्ट, ए प्लस 2b लिख लो। अब ठीक है, ये कहता है भाई कि अकॉर्डिंग टू रेट ला, रेट ला के हिसाब से बेटा रेट ऑफ रिएक्शन भी लिख दी इसने। क्या लिख दी? ए की पावर 1 और बी की पावर 2, यानी कि बेटा ए के लिए रिएक्शन का ऑर्डर 1 है, बी के लिए रिएक्शन का ऑर्डर 2 है, यानी ओवरऑल ऑर्डर 3 है। 1 + 2 3। क्या कहता है बेटा? फाइंड करो, फाइंड द न्यू रेट ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए नया रेट बताना है। न्यू रेट ऑफ रिएक्शन इफ कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल्ड। जब ए और बी की कंसंट्रेशन डबल कर दी तो इस रिएक्शन के लिए जिसका रेट ला ये गिवन है, इसका नया रेट बताना है। ए और बी की कंसंट्रेशन डबल करने। इस तरह के न्यूमेरिकल में बच्चों जो पहले गिवन है उसको लिखना है, फिर जो डबल है उसके हिसाब से रेट लिखना अपने आप आ जाएगा। मैं पहले जो गिवन है वहां से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? हम सीधा सीधा रेट ला लगा के जो लिखा हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन, ये आपको लिखा मिलेगा बेटा। नहीं है तो लिख लो 1 बी की पावर 2, ऐसे ना जो गिवन है बेटा उसको लिख लिया। फिर आपको बोलता है बेटा कि नया रेट ऑफ रिएक्शन बताओ। यहां लिखो बेटा ये भी न्यू रेट ऑफ रिएक्शन। कहता है बेटा कि ए की भी कंसंट्रेशन को डबल कर दिया है और बी की कंसंट्रेशन को भी डबल कर दिया है। ये पहले से रेट ऑफ रिएक्शन गिवन था, लिख लिया बेटा। अब कहता है ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, बी की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया और डबल कर दिया। पावर में कोई बदल नहीं है क्योंकि पहले से ऑर्डर 1 है, ये पहले से ऑर्डर 2 है। जस्ट कंसंट्रेशन को डबल करना है, नई कंसंट्रेशन बतानी है, कंपेयर करना है, इसलिए दोनों को आपस में बच्चों क्या कर देना? आपने डिवाइड कर देना है। तो कर देंगे आप डिवाइड एक बार। तो इधर क्या आएगा बेटा? यहां लिख लो चाहे रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइड करने के बाद अपॉन में बच्चों न्यू रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, ऊपर है बेटा ए की पावर 1 बी की पावर 2, नीचे क्या है बेटा 2a की पावर 1, और बेटा इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 4b का स्क्वायर। ध्यान से करना, ऊपर स्क्वायर नहीं भेजना है। 2 का स्क्वायर 4, b का आ गया बेटा b स्क्वायर। जो कटता है काट दो बेटा, a से a कट गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया। यहाँ क्या बचा बेटा फिर 1/8, 1/8। तो यहां से वो बोलेंगे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो न्यू रेट ऑफ रिएक्शन 1 के साथ, इक्वल टू क्या आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन का 8 टाइम्स। तो यानी कि बेटा यहां से क्या लिखेंगे न्यू रेट ऑफ रिएक्शन, पुराने वाले का क्या हो जाएगा, पुराने वाला जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसका 8 टाइम्स आ जाएगा। न्यू रेट ऑफ रिएक्शन, इसको बच्चों न्यू रेट को यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो पुराने वाले का क्या आ जाएगा बेटा यहां से 8 टाइम्स आ जाएगा। आया समझ? तो ऑर्डर से रिलेटेड बेटा ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है।